Hello, 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 hello. Okay, good evening, good evening. So let us start our 15 तारीख से पहले हो जाएगा बेटा। अप्रोक्सीमेटली 12 लेक्चर मान लो, टोटल 12 लेक्चर, 11-12 लेक्चर मान लो। ओके, सो लास्ट क्लास में मैं आपको स्पेशल लाइगेंड्स पढ़ा रहा था और स्पेशल लाइगेंड्स में से we discussed about carbon monoxide. Okay, we discussed about carbon monoxide, that is CO. हमने CO के बारे में पढ़ाई करी और इसकी सिनर्जिक बॉन्डिंग को समझा, उसके नेचर को समझा, थोड़ा सा CO के बारे में कुछ बातें और करनी। तो एक टर्म है जो यूज होता है, कॉन्सेप्चुअली कुछ नया नहीं है, जस्ट एक टर्म है जो यूज होता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज अ टर्म विच इज यूज्ड। और टर्म से ज्यादा ये एक प्रैक्टिकल एविडेंस है जो हमने पढ़ा ना लास्ट क्लास में, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये पता कैसे चलता है प्रैक्टिकली? तो प्रैक्टिकली ये कहीं ना कहीं इसमें भी स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व है और सिग्नल्स के थ्रू बॉन्ड में अपन फ्रीक्वेंसी पता करते हैं। बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको कहते हैं स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। इसका कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल मीनिंग नहीं है, मैं आपको बता दूं कि दिस इज अ प्रैक्टिकली डिटरमाइंड वैल्यू। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ practical evidence of what we have studied in the previous class. This is practically determined and we are not interested in understanding the exact procedure and device by which this stretching frequency is measured. Okay, so we are not gonna discuss those things, that how it is measured, what is the device used. ओके, तो वो काम हमें नहीं करना है, बस ये टर्म को सुन लो कि हाँ ये एक टर्म है, एक टर्म ऐसा होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि वो बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, number of times it can be stretched. You just imagine it like a spring, number of times that bond. Just hypothetically consider a bond like a spring. Okay, hypothetically consider AB bond या कोई भी बॉन्ड है, AB बॉन्ड लाइक अ स्प्रिंग। इसको आप एक स्प्रिंग की तरह कंसिडर कर लीजिए, जस्ट कंसिडर इट लाइक अ स्प्रिंग। तो नंबर ऑफ टाइम्स इट कैन बी स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच जो मतलब आप ऐसे ही सोचो, ये एक स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग को आप ऐसा कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जैसे पढ़ते हो, तो आप कितने बार करा सकते हैं यूनिट टाइम में। ऑब्वियसली ये चीज प्रैक्टिकली बहुत ही प्रिसाइज डिवाइसेस हैं, उससे मेजर किया जाता है। और बात ऐसी है कि जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ये बोला जाता है कि अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। ओके, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। दैट बॉन्ड इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एंड इट कैन अंडरगो मोर स्ट्रेचिंग। ऐसे सोच लो बस आप, ठीक है? तो बॉन्ड एनर्जी से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं इसको कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। बहुत कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल सा नहीं है,
बस इसको इस तरह से सोच लो, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा पूछे कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, अगर आपको ऐसा पूछ रहा है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, उसी में अगर आपको ऐसा बोला गया कि स्पेलिंग देख लेना यार, स्पेलिंग वगैरह देख लेना। तो देखो पिछले क्वेश्चन में आपको जैसे ये बोला गया है कि जैसे CrCO6 एंड CrCO6 होल माइनस, अब आपसे बोला जा रहा है कि कंपेयर द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड। ओके, कंपेयर द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO बॉन्ड। तो एक्चुअली आपको क्या कंपेयर करना है, तो जिस भी CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बस सीधी सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा हुआ तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, मतलब वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है यूनिट टाइम में, तो मोर विल बी द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं फिर से बता दूं, एक टर्म है बस। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक किया करते हैं वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ज्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही हो तो CO बॉन्ड जो है वो कमजोर पड़ जाता है। ओके, तो यहां पर ज्यादा सिनर्जिक हुआ, CO बॉन्ड कमजोर हो गया, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसकी स्ट्रेचिंग ज्यादा है। ओके, सो दिस इज अबाउट CO। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, अगली चीज पढ़ेंगे, अगली चीज पढ़ेंगे। अच्छा, अगर इसी में मैं ऐसा एक सवाल और ऐसा पूछ लूं आपसे, ये जो कॉम्प्लेक्स है काफी फेमस, आयरन का ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स, इसमें मैं अगर आपसे पूछ लूं ये सवाल कि ये ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स है, दिस इज CO, दिस इज अगेन CO, and this is iron, and then this is again CO, Fe2CO9, the very famous complex, अभी तक एक दो बार आपको बता ही चुका होगा मैंने इसके बारे में। ये CO, इधर CO और उधर CO। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां पर CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, चलो इसको नंबर दे देता हूं मैं 1, और इस वाले CO बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं कि चलो कंपेयर करो इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, SF लिख दे रहा हूं, कंपेयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो आपका आंसर क्या होगा, किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो सीधी सी बात ऐसे आपको करना है कि ये वाला जो CO है ये दोनों तरफ से कनेक्टेड है, सो दिस CO हैज मोर प्रोबेबिलिटी, अगेन probability is the correct term to be used there, this CO has more probability of undergoing synergic bonding because this CO has two donor metals, understood? तो ये जो CO है इसके पास दो दो डोनर एटम्स हैं, तो इसके पास सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, लेने वालों की संख्या, ये देखो एक ही CO को दो लोग दे सकते हैं, तो ये वाला केस हमेशा डोमिनेट करेगा। तो अगर यहां ज्यादा सिनर्जिक हो रही होगी तो बॉन्ड तो कमजोर हो जाएगा, तो CO बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और यहां तो ये मेटल ही दे रहा है, बस एक ही मेटल दे रहा है, सो फर्स्ट विल हैव ग्रेटर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देन सेकेंड। ये भी बात समझ आ गई? ओके, तो बस हो गया, इसमें और कुछ नया नहीं है, वही चीजें हैं जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी। अगला टॉपिक लिखिए, सिडविक EAN रूल। सिडविक EAN रूल, अरे सर ये रूल आप यहां बीच में क्यों करा रहे हो? हम तो सर सम स्पेशल लाइगेंड्स पढ़ रहे थे। अब स्पेशल लाइगेंड में CO एक स्पेशल लाइगेंड है, और ये रूल भी जो है ना, ये कहीं ना कहीं कार्बोनिल्स के साथ ही अच्छे से लगता है। किसके साथ लगता है अच्छे से? जी हां, ये कार्बोनिल्स के साथ ये रूल बहुत ही ऑनेस्टली लगता है, ऑनेस्टली काम करता है, और इस वजह से मैं
आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ाते वक्त इस चीज को पढ़ा रहा हूं। सो लिखिए सिडविक ईएन रूल, इसका मतलब ईएन तो आप जानते हैं क्या है। सो दिस रूल सेज दैट अ कॉम्प्लेक्स या फिर ऐसा लिखो सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम टेंड्स टू अचीव EAN value of next noble gas। EAN वैल्यू ऐसा लिख लो, EAN वैल्यू इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ, EAN वैल्यू इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। ओके, नेक्स्ट नोबल गैस की एटॉमिक नंबर को अटेन करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई 3D सेंट्रल मेटल आयन देख रहे हो, फॉर एनी 3D सेंट्रल मेटल आयन, फॉर एनी 3D सेंट्रल मेटल आयन, देखो जब भी मैं आयन बोलूं तो एटम भी हो सकता है, बाय डिफॉल्ट समझ लेना, ठीक है। तो फॉर एनी 3D सेंट्रल मेटल आयन, तो इसके जस्ट बाद जो नोबल गैस आपको मिलेगा वो आपका क्रिप्टॉन ही है विथ एटॉमिक नंबर ऑफ 36। तो ये कोई भी जो सेंट्रल मेटल आयन अगर आपका 3D सीरीज का है, स्कैनेडियम से लेके आपका जिंक तक, इनके कॉम्प्लेक्सेस, ऐसा सिडविक का कहना था कि इनके कॉम्प्लेक्सेस हमेशा इनका EAN, ये क्या कोशिश करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि हमारा EAN 36 हो जाए, ठीक है। बट जब इस रूल को इसने बताया था तो मार्केट में बहुत चर्चा हुई थी इसकी कि यार ये तो बहुत ही गहरी बात बता दिया इसने। अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा सचमुच हो जाए तब तो मजा आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कितनी आसान हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कितनी आसान हो जाएगी। ओके, कितनी आसान हो जाएगी। बट अफसोस ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है तो पढ़ क्यों रहे हैं। ये होता है बहुत रेयर, कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें होता है। लिखो दिस रूल is followed by metal carbonyls and most of the pi complexes। ये बातें आप ध्यान रखिए, स्टार मार्क करिएगा इस पॉइंट। ये रूल है, बट ये रूल आप हमेशा एकदम ऐसा इसको परम सत्य मत मान लीजिएगा। ये रूल मेटल कार्बोनिल्स में ठीक ठाक काम करता है, पाई कॉम्प्लेक्सेस में भी काम करता है। सर ऐसा क्यों? तो इस क्यों का जवाब नहीं है कुछ, ठीक है, बस ये है, ये बस है। तो अभी इस बेसिस पे कुछ बातें करेंगे। ओके, इस बेसिस पे कुछ बातें करेंगे और कुछ चीजें आज सीखेंगे इस रूल के बारे में। तो समझो, इस बात को समझो। मान लो कोई मेटल कार्बोनिल, तो मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या सर ये है, ध्यान से समझना रूल को, ठीक है। सर क्या इसका मतलब ये है कि कोई मेटल कार्बोनिल अगर मान लो 3D सीरीज का सेंट्रल मेटल आयन है, तो क्या उसका EAN 33 34 नहीं हो सकता? हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है उसका EAN 33 हो, 34 हो। बट अगर उसका EAN 33 34 होगा तो उसके पास, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, टेंड्स टू अचीव EAN।
उसके पास इच्छा होगी कि यार मैं 36 कर लूं, कुछ भी करके मैं 36 कर लूं, ये वाली इच्छा होगी उसके पास। तो ऐसा करने के लिए वो क्या करेगा? तो ऐसा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर 33 34 है तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा। तो अगर कोई मेटल कार्बोनिल है, अगर मान लीजिए उसकी EAN वैल्यू, अगर उसकी EAN वैल्यू 33 है या 34 है या 35 है, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही है सपोज करिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 33 है या 34 है या 35 है, ठीक है, ये ध्यान से करिएगा। तो जब भी ऐसा होगा 33 34 35, अगर ऐसा है तो इसके पास देखो बेटा दो टेंडेंसी होगी। क्या करने की टेंडेंसी होगी? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी। क्यों ऐसा सर? क्योंकि इसकी EAN अभी 36 नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होगी। अच्छा, और कुछ कर सकता है क्या? और कोई टेंडेंसी हो सकती है क्या? किसी को अगर दिमाग आ रहा हो तो बताओ। एक टेंडेंसी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। क्या किसी को और कुछ समझ आ रहा है कि सर ऐसा भी हो सकता है? सर एक और टेंडेंसी हो सकती है, होती तो है एक और टेंडेंसी, तो वो मुझे बताओ आपकी क्या टेंडेंसी होगी? क्या टेंडेंसी होगी? जैसे सपोज करो EAN 35 है, सपोज करो, ठीक है, मैंने कहा EAN 35 है, लेट्स टेक 35, लेट्स टेक 35। तो क्या हो सकता है, क्या टेंडेंसी हो सकती? वेरी गुड। नहीं देखो विषाद, ऑक्सीडेशन नहीं, लूज लूज की कैसे टेंडेंसी होगी? इफ इट इज 35 एंड इफ इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, देन इट्स EAN values then its EAN value is decreasing ना? Yes, अमय एंड प्रियांशु, आप लोगों का आंसर बहुत अच्छा आंसर है, सही भी आंसर है। यस सैम, बिल्कुल बेटा। देखो अगर उसके पास 35 का EAN है, तो अगर वो डाइमराइज कर जाए तब क्या होगा? सिंपल, आप इसको सिंपल सोचो, जैसे H है, जैसे बचपन में पढ़ते थे 7th 8th क्लास में कि H है और एक H है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन ना मिल रहा हो तो आपस वाले एटम को बोला जाए कि चलो डाइमर बना लेते, चलो डाइमर बना लेते हैं। तो इसके पास थोड़ी डाइमराइजेशन टेंडेंसी भी होती है, ध्यान रखिएगा इस बात। लिखिए जल्दी, साथ साथ में लिखते जाइए, डाइमराइजेशन टेंडेंसी भी होती है। यस, ये बात समझ आ गई। इसी तरह से अगर 34 हो ना, तो भी एक रेयर पॉसिबिलिटी होती है ट्राइमराइजेशन की, ट्राइमराइजेशन की पॉसिबिलिटी होती है। दिस ऑल्सो हैज ट्राइमराइजेशन। टेट्रामराइजेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो नहीं होता है, डाइमराइज हो सकता है। हाँ, और गेट रिड्यूस्ड ऑब्वियसली, गेट रिड्यूस्ड, तो ये यही हो गया ना बेटा, गेट रिड्यूस्ड। सर तो Fe2CO9 में होता होगा डाइमराइज। देखो मैं बता रहा हूं कब होता है डाइमराइज, अभी समझा रहे हैं। जब अपन Fe2CO9 को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कार्बोनिल बना है तो वो ऐसे डाइमराइज होके ही बना होगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। यहां क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई कार्बोनिल है, ध्यान से समझना, दोनों अलग अलग बातें। अगर कोई कार्बोनिल है जिसकी EAN 35 है तो वो डाइमराइज हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि Fe2CO9 भी डाइमराइजेशन से बना हो सकता है कि वो भी डाइमराइजेशन से बना हो। ओके, वो हो सकता है कि डाइमराइजेशन से बना हो। अभी मैं आपको कुछ और कॉम्प्लेक्सेस बताऊंगा जो डाइमराइज होके बनते हैं। अभी आपको मैं एक एक एटम के बारे में बता रहा हूं, ठीक है? अभी एक एक एटम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं।
फिर आपको Fe2CO9 भी समझ आएगा कि कैसे हुआ है। अभी देखिएगा आपको क्लैरिटी आएगी। अभी थोड़ा 10-15 मिनट तो EAN रूल में थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि अपन एक एक एटम को पढ़ेंगे, एक एक एटम को पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से एक एक एटम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, और बेटा बिल्कुल आप लोग ना हड़बड़ी में मत रहो कि यार सर कितने लेक्चर में हो जाएगा ऐसा। हाँ, पता होना चाहिए कि ठीक है 12-15 लेक्चर में हो जाएगा, बट कोई भी चीज को हड़बड़ी में मत करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यू हैव इनफ टाइम, बहुत समय है, परेशान होने की बात नहीं, आप आराम से करिए। और क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बहुत डिटेल में चीजों को कराऊं, और बस मैं बोलने की बात नहीं कर रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे बैचेस में होंगे, होते भी हैं, क्योंकि मेरे को पता है जो मेरी ऑडियंस है वो ज्यादातर पढ़ने वाली ऑडियंस है, और अच्छे अच्छे बैचेस में पढ़ने वाली ऑडियंस ज्यादा है। तो आप एक बार खुद ही कंपेयर करिएगा, जो आप वहां पढ़ रहे हैं और जो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, आप एक बार कंपेयर करिएगा। हाँ, नोट्स में देखो टॉपिक वाइज ना चीजें सेम लगेंगी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया टॉपिक पढ़ा दूं। टॉपिक आप देखोगे कि अरे यार यही टॉपिक यहाँ भी हुआ है, वही टॉपिक, तो टॉपिक सेम लगता है बेटा, ठीक है, टॉपिक सेम लगेगा, टॉपिक तो वही होगा, बट टॉपिक के अंदर की जो डिटेलिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हो अपन, यहां पर आपको डिफरेंस समझ आएगा। जो डिटेलिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की, वो चीज में डिफरेंस समझ में आएगा। आप खुद ही देख लीजिए। टॉपिक वाइज आई एम नॉट सेइंग कि ये टॉपिक कोई नहीं पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं है, ये सब फालतू बातें। ओके, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन और ये सब चीजों में बहुत अलग मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में ना इस चीज का स्कोप काफी ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज केमिस्ट्री में वी डू नॉट हैव ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस लाइक यू हैव इन फिजिक्स एंड मैथ्स। मेरी बात को समझिएगा थोड़ा गहराई से। लाइक यू हैव इन फिजिक्स एंड मैथ्स, because physics and maths everything is sorted, you have laws for everything, and those laws are unbeatable, you cannot just contradict the laws. तो वहां पे you have a valid official explanation for everything, but in chemistry what matters the most is the opinion of the teacher or whoever is teaching. Opinion कि यार I think it should be because of this. ये जो चीज है ना, ये डिफरेंस क्रिएट करती है, बिकॉज थिंग्स आर एम्बिगुअस, स्टिल थिंग्स आर एम्बिगुअस। यहां सभी चीजें अच्छे से पता नहीं है हमको, तो यहां हम थोड़ा सा अपना परसेप्शन बनाते हैं कि यार मुझे लगता है ये इस तरह से होना चाहिए, तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है। तो इसलिए इसमें आप बहुत सारे टीचरों को नहीं देखोगे जो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअली बता रहे हो, क्योंकि ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस नहीं है अवेलेबल, और यहां पर चीजें सॉर्टेड है, तो ये फर्क आ जाता है, ठीक है। तो ये डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन ऐसा होगा। एंड अब आगे बढ़ते हैं, चलो एक एक एटम को देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा टाइटेनियम की, तो आपको कैसे करना है, देखो सभी के मेटल कार्बोनिल्स हम अभी देखेंगे कि क्या क्या मेटल कार्बोनिल होते हैं। सर बट दिस थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एंड हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। वो थोड़ा पहले की बात है बेटा, वो पहले की बात है, वो वर्नर थ्योरी में करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप समझो कि मेटल, ये इतना तो बता रही है ना आपको कि मेटल कार्बोनिल्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो जो बता रही है ये थ्योरी या ये रूल, आप उस रूल को ले लो, ठीक है, और उससे सोचो कि क्या उससे आपको कुछ मदद मिल रही है। तो हाँ, ऑब्वियसली कुछ मदद तो मिल रही है इससे, तो इसलिए अपन इसको उठा लेंगे कि यार ठीक है यार, कुछ तो फायदा है। देखो जैसे कि टीआई है, तो आप टीआई जो कि इसका एटॉमिक नंबर है, तो आप इसका पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे, एंड दिस इज 22 इज द एटॉमिक नंबर। तो उसके बाद आपने इसमें कोशिश की और आपने कुछ ऐसा बनाया, TiCO। कितने CO लगेंगे बेटा, देखो शुरू में इलेक्ट्रॉन लूज गेन मत कराओ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करो, ओके, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करो, तो आप करोगे TiCO7 ऐसा कुछ, तभी जाके 36 हो पाएगा EN, तभी जाके EN 36 हो जाएगा। देखो इसमें भी कुछ फैक्ट्स होंगे जो याद रखना पड़ेगा।
तो TiCO7, और आप थोड़ा कम करो तो क्या होगा, TiCO4 ऐसा होगा, TiCO4 ऐसा होगा, नॉट 4 सॉरी, TiCO6 ऐसा होगा. This is having En of 34. This is having En of 34. Now look, now there is a fact that having a coordination number of 7 is sterically unfavorable. So this is not possible because of steric crowding. There is too much of steric crowding, and because of that reason this do not exist. But this complex has a En of 34, so yes, it may exist, but if it is there, it is having high tendency of gaining electrons. Okay, it will gain electrons, like it will gain 2 electrons, and it will convert itself to TiCO6 whole 2 minus. तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. देखो, इसके अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होने के बहुत सारे रिएक्शनल एविडेंसेस भी हैं, कि रिएक्शंस में ये बहुत सारी चीजों को रिड्यूस कर देता है. ऑल्दो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस नहीं पढ़ने हैं हमको, बट हमको उसकी प्रॉपर्टी पता हो गई सिर्फ और सिर्फ सिडविक का रूल जानकर. अब दूसरी बात, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर ये ट्राइमराइज भी तो हो सकता है, 34 वाला ट्राइमराइज होता है. अब ये ट्राइमराइज होता है, लेकिन इसका ट्राइमर स्टेबल नहीं है. ओके, स्टेबल क्यों नहीं है, बस ये याद रखना पड़ेगा आपको कि इसका ट्राइमर स्टेबल नहीं है. बहुत क्राउडिंग आ जाएगी बेटा, इसके ट्राइमर में ना बहुत क्राउडिंग आ जाएगी. इस वजह से अगर आप सोच रहे हैं कि इसका मैं ट्राइमर बनाऊंगा TiCO6 होल थ्राइस, ऐसा ट्राइमर बनाऊंगा तो ओके, तो ये ट्राइमर बनाऊंगा तो ये ट्राइमर इसका अनस्टेबल है. अभी आगे देखेंगे हम एक एक करके. तो ये टाइटेनियम की बात हो गई. ओके, चलिए अब आते हैं आगे, वेनेडियम की बात करते हैं. तो इसका आप ट्राइमर मत बनाइएगा. ओके, आइए वेनेडियम की बात करता हूं. तो वेनेडियम एटॉमिक नंबर ऑफ 23. तो क्या किया जाए, पहले तो न्यूट्रल वाले को बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, हम न्यूट्रल लिखने की कोशिश करेंगे. 23, तो 23 यार, तो हम न्यूट्रल कोशिश भी करें तो क्या होगा. तो यार हम अगर 6 लगाना चाहें तो चलो 6 लगाओ, 35 का En बनेगा. देखो बेटा, वेनेडियम टेट्रहेक्साकार्बोनिल, तो समझ पा रहे होंगे आप, 35 का En आ गया. नाउ इट ऑल्सो हैज टेंडेंसीज. क्या टेंडेंसी है, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा. तो वेनेडियम का सबसे स्टेबल कार्बोनिल किस फॉर्म में रहता है, यस, ये देखो इस फॉर्म में रहता है, VCO6-1. This is the most stable carbonyl of vanadium. Also, it will have a dimerization tendency. So it can dimerize like VCO6 whole twice. It can dimerize metal-metal linkage. But this dimer is also, I would not say that it is, it cannot exist. It exists, but at very low temperature. Okay, exists at लो टेम्परेचर में एग्जिस्ट करता है ये डाइमर. ठीक है, तो ये बात हो गई वेनेडियम की. ये बहुत आसान चीजें बेटा, अब आप आराम से कर लेंगे. ठीक है, अब मैं फटाफट करते लिखते जाऊंगा, आप लिख लीजिएगा. अब आपको समझ में आ जाएगा, टेंडेंसी समझ आ गया ना क्या करना है. फिर मैंगनीज की बात करते हैं. मैंगनीज मैंगनीज मैंगनीज, ये नोट कर लीजिए फटाफट. next is manganese, Mn having atomic number of 25. सर क्रोमियम रह गया, क्रोमियम लिख लेते हैं यार पहले, सॉरी मैंगनीज नहीं, पहले क्रोमियम. 24. तो क्या करेंगे, एक तो बहुत सीधा साधारण समझ आ रहा है बेटा कि CrCO6 क्या हो गया, En.
En36 मिल गया, तो CrCO6 को मुक्ति मिल जाएगी। अब इसकी आत्मा और नहीं भटकने वाली, ये अब तृप्त हो गया है, CrCO6 के फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन मान लो अगर आपके पास Cr की कोई ऐसी भटकती आत्मा मिल जाए तो इसका क्या करोगे? इसका En तो सर 34 है, इसका En तो 34 है। सर हमको अगर कहीं ऐसा दिख जाए, सर हमको अगर कहीं ऐसा दिख जाए तो हम तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ओके, आप ये मत बोलना सर इसको एक CO दे देंगे, नहीं, CO ऐसे अवेलेबल नहीं होती। अगर आपके पास सिर्फ ये है किसी रिएक्शन में, अबे तो ऐसा मत बोलना कि सर इसको CO दे देंगे। अरे CO कहां से पैदा हो जाएगा? CO पैदा थोड़े ना हो जाएगा कहीं से। आपके पास अगर सिर्फ ये है तो CO तो नहीं मिलेगा कहीं से, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो मिल सकता है। इलेक्ट्रॉन तो हर रिएक्शन में अवेलेबल होते हैं, रिडॉक्स करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको CO नहीं मिलेगा, बट इलेक्ट्रॉन तो मिल सकता है। तो ये भाई साहब बोलेंगे हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हमको भी मुक्ति मिल जाएगी, हम भी 36 वाले En पे आ जाएंगे। तो ये भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल रह सकता है, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल रह सकता है। यहां अपने से कोई दिमाग नहीं लगाना है कि सर चार्ज आ गया तो मजा नहीं आएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं लगाना है। बस En अगर सेटिस्फाइड है, कैसा भी चार्ज हो कुछ हो सब हो जाता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। सो दिस हैज बीन फाउंड टू एग्जिस्ट एंड नाउ you can also have a look at this because this is 34, it can trimerize. So we also have a trimer of this CrCO5 का ट्राइमर। अब यहां पे थोड़ी सी क्राउडिंग कम है तो ठीक है, मान सकते हो ट्राइमर एग्जिस्ट कर सकता है। 5 है Cr का, ओके। सर इफ 37, हाँ आ रहा है, 37 वाला एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगला एग्जाम्पल 37 वाला दे रहा हूं बेटा, तो समझ में आ जाएगा। देखो देखो आते हैं 37 में, एक एक करके बढ़ रहे हैं। आइए मैंगनीज में आइए, तो देखो अप टू स्टेरिक नंबर 6 तक चलता है। अब स्टेरिक नंबर 7 मैंने पहले ही बोल दिया, वो स्टेरिक क्राउडिंग इतनी ज्यादा है कि वो हम नहीं देखते उसको, ठीक है। तो Mn में देखो पहले 5 दो, 5 न्यूट्रल ही रखने की कोशिश करो। 5 दोगे तो अभी तो 25 है, 25 5 दोगे तो 35 हो जाएगी, बनेगा MnCO5, बनेगा MnCO5, ठीक है। और अगर आपने इसको 6 दे दिया, MnCO6 अगर आपने इसको 6 दे दिया तो बनेगा 37, बनेगा 37, ऐसे 37। तो अब 37 है तो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, समझ गए, लूज करने की टेंडेंसी होगी। तो ये चीज ऐसे ना रह के इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा और ये बनाएगा MnCO6। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन रिएजेंट्स का काम आता है, बट आपने नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो जेई के सिलेबस के रेलेवेंट नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभी हम मेटल कार्बोनिल को एज ऑक्सीडाइजर और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, पता है आपको, इसको यूज करते हैं कभी कभी एज अ ऑक्सीडाइजर, एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मान लो एल्डिहाइड्स हैं, उसको रिड्यूस करना है। सो यस, समटाइम्स these complexes are also used depending upon their nature, okay। रूल में नेक्स्ट नोबल गैस दिया है, अच्छा नेक्स्ट, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी भावनाएं। नेक्स्ट नोबल गैस, चलो नियरेस्ट कर लो बेटा उसको, नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है। अभी सेटिस्फाइड, वो थोड़ी सी वहां पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, वो नियरेस्ट बोलने का मतलब है, ठीक है। अब नेक्स्ट तो 37 के बाद 18 इलेक्ट्रॉन दे दें क्या? 18 इलेक्ट्रॉन मजा आएगा?
इसमें 37 है तो अपन उसको दे देते हैं 17-18 इलेक्ट्रॉन, क्या दिक्कत है, 18 माइनस का चार्ज दे देते हैं और बोल देते हैं टेरिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर ये हुआ आपका MnCO, ये समझ आ गई। अब देखो बेटा ये 35 है तो 35 का क्या मतलब है, 35 का मतलब वही है, फिर फटाफट से लिखते जाओ। यहां पर दो टेंडेंसी, एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे आप और या फिर डाइमराइज करा दोगे। और देखो इसी का डाइमर याद आया, इसका डाइमर अभी बनाया था अपन ने, Mn2CO10 यही बनता था, Mn2CO10। तो ये कहीं ऐसे ही बना होगा। इसकी थ्योरेटिकल डेरिवेशन अगर आपको करनी है तो आप ऐसे सोच सकते हो कि हाँ यार MnCO5 रहा होगा और फिर वो डाइमराइज करा होगा अपनी EN सेटिस्फाई करने को और फिर आया होगा। बात दिमाग में घुस रही होगी, धीरे धीरे ही सही लेकिन घुस रही होगी। MnCO5 माइनस और Mn2CO10 and this is a stable complex, okay, this can exist because एक तो डाइमर है, तो डाइमर में उतना ज्यादा क्राउडिंग नहीं होता है तो चल जाता है। और पर मैंगनीज 5 है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता है, तो दिस इज Mn2CO10। Mn का लिंकेज कराएंगे, ठीक है, Mn का डायरेक्ट लिंकेज होगा। नेक्स्ट लेट्स गो फॉर Fe नाउ, एंड Fe के लिए 26, तो सीधे 5 अगर आप दे देते हो FeCO5 बन जाएगा। उसके बाद आप एक बार कम वाला देखिए, 4 देकर देखिए तो FeCO4 भी हो सकता है, और FeCO4 के पास 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, तो FeCO4 होल 2 माइनस ये बन सकता है, या फिर ट्राइमराइज। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर काफी कम है तो हो सकता है कि इसका ट्राइमर स्टेबल हो जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर काफी कम है तो स्टेरिक क्राउडिंग हो सकता है कम हो जाए, स्टेरिक क्राउडिंग हो सकता है कम हो जाए, तो इसका ट्राइमर बना जा सकता है और ये बनता भी है। थोड़ा वियर्ड सा स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑल्दो उतना जरूरी नहीं है इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा वियर्ड स्ट्रक्चर है। ऑब्वियसली कभी भी बेटा ट्राइमर बनाओगे तो मेटल 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 को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो उसकी EAN बढ़ेगी। जैसे ये आयरन है, दोनों मेटल से जुड़ा होना चाहिए, तभी तो EAN बढ़ रही है बेटा। आप अगर ऐसे कोई ट्राइमर बनाने का सोच रहे हो तो ये थोड़ी ना EN बढ़ाएगा ये साइड वाले एटम्स की। लॉजिकली समझ आ गई बात? ये ऐसा ट्राइमर नहीं होता, ट्राइमर हमेशा ऐसा बनाओगे ताकि हर Fe एटम की EAN बढ़ जाए। इसका जो शेप होता है ये कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कौन कहां से कनेक्टेड है ये रटना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ये Fe के बीच में 2 ब्रिज्ड CO होते हैं लाइक दिस, एंड देन इसके पास 3 कोऑर्डिनेटेड CO होते हैं लाइक दिस, और इस वाले Fe के पास भी 3 कोऑर्डिनेटेड CO होते हैं लाइक दिस, एंड 4 बच गए क्या, 3 2 5 3 8, और 4 कोऑर्डिनेटेड CO यहां भी होते हैं। इसके स्ट्रक्चर की और भी मैं कुछ डिटेलिंग कर सकता हूं बट जरूरत नहीं है, इतना भी पता है तो मोर देन इनफ है। तो बस इतनी बात को आप जान लीजिए कि ऐसा होता है, ओके, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्राइमर ऑफ FeCO4। and no need to perform its nomenclature and all those things, okay। कुछ थोड़े बहुत 2-3 रूल्स और ऐड हो जाते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, so just ignore all those garbages। तो ये बना लो, Fe की बात हो गई, अब निकल की कर लेते हैं, अब निकल की कर लेते हैं, निकल निकल निकल। तो निकल में काफी आसान बात है, निकल बेचारा कुछ नहीं करता, सीधा साधा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत कम भी नहीं रहती निकल की, तो निकल एक ही पाया गया है कि भाई 28 है,
तो 36 वाला तुरंत बनता है निकल टेट्रा कार्बोनिल। ये पढ़ा होगा आपने, कहीं ना कहीं देखा होगा, बहुत ही फेमस NiCO4। दिस इज हैविंग द EN of 36, सो दिस इज स्टेबल इनफ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स पाया नहीं गया है, ठीक है, इसलिए हम यहां नहीं लिख रहे। थ्योरेटिकली आप लिख सकते हो कि ठीक है 34 वाला ऐसा, फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन देकर आप NiCO3 -2 ऐसा कर दो, बट ऐसा कुछ पाया नहीं गया है, इसलिए हम उस पर बात नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाला, सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं बहुत रेयर हैं, ना के बराबर है, नहीं मिलते वैसे कॉम्प्लेक्स। कुछ खास रीजन नहीं है उसके पीछे, बस वैसे कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस के नहीं। देन कम टू निकल के बाद आ जाइए आप कॉपर। कॉपर में आ जाइए, ठीक है। तो कॉपर में हम क्या करेंगे? सो कॉपर इज हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 29। तो 29 के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, दो काम आप कर सकते हैं। या तो आप 29 में या तो आप 4 कॉपर देंगे, 4 CO देंगे। तो 4 CO में क्या हो जाएगा? यू विल गेट CuCO4 and CuCO4 will have a EN of 37, EN of 37। या फिर रेयर केस में आप ऐसा भी कर सकते हो कि 35 की EN वाली CuCO3 ऐसा कुछ बना सकते हो। ये दोनों काम कर सकते हो, लेकिन बात फिर वही कि CuCO4 अगर है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनाएगा CuCO4 होल +1, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा CuCO होल 3 -1, या फिर डाइमराइज करेगा। लिखते जाओ बस, इसमें और कुछ नहीं। या तो डाइमराइज करेगा CuCO3 होल ट्वाइस। रेयर कॉम्प्लेक्स है, बट कॉपर के केस में है, प्रैक्टिकली देखा गया है, इसलिए लिख दिया जा रहा है। इसका डाइमर भी बहुत स्टेबल नहीं, बहुत लो टेम्परेचर में इसका भी डाइमर एग्जिस्ट करता है। वेरी लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पे इसका भी डाइमर एग्जिस्ट करता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोबाल्ट। निकल के बाद कॉपर आ गया, कोबाल्ट रह गया था। तो ये सब इंफॉर्मेशन ही है बेटा जो दे रहा हूं, बट एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी बात है। अब लिखिए कोबाल्ट, और फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को। कोबाल्ट लिखें, कोबाल्ट 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 कोबाल्ट। तो कोबाल्ट में सुनिएगा बात को, कुछ ऐसी बात है कि कोबाल्ट इज हैविंग एटॉमिक नंबर ऑफ 27, छूट गया था शायद 27। तो अब आपको सबको मैथ्स आती है, इतनी कर ही लेंगे आप। तो कोबाल्ट का CO5 एक ऐसा बना सकता हूं मैं, EAN ऑफ दिस, ये पाया गया इलेक्ट्रॉन लूज करके रहता है CO5 प्लस, इसकी EN 36 हो गई। साथ ही साथ 35 वाला कोबाल्ट CO कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ CO4 कुछ इस तरह से रह सकता है। नाउ इट कैन बी इन 2 फॉर्म्स। फर्स्ट इज CO4 -1 gaining 1 electron, and also it can dimerize to form COCO4 whole twice. Now there is a special thing to be noted. Its dimer has 2 different structures, which is rare. Its dimer has 2 different structures. Like in solution, whenever it goes in solution, it has a structure of cobalt linked together, having carbon monoxide or carbonyl like this. इसमें कुछ भी बेटा समझाने का नहीं है, इसलिए मैं फटाफट लिख दे रहा हूं सिर्फ। दिस इज जस्ट इंफॉर्मेशन एंड यू हैव टू टेक इट एज इट इज। दिस इज CO, CO, CO and CO. In solution,
देखो बेटा, ये कोबाल्ट मेटल लिखा हूं और ये सीओ कैपिटल सीओ है, इतना आप सब जान रहे होंगे। तो ये इस तरह से सॉल्यूशन में रहता है, लेकिन जब इसकी सॉलिड स्टेट की बात होती है, लैटिस में जब इसको पाया गया है, तो सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। इट हैज 2 कार्बन मोनोऑक्साइड एक्टिंग एज अ ब्रिज। कोबाल्ट कोबाल्ट है, कोबाल्ट कोबाल्ट लिंकेज है, फिर ये येलो कलर से मैं कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा हूं, तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिज की तरह है, और बाकी 3 सीओ इसमें लगे हैं और 3 सीओ इसमें लगे हैं। हो सके तो रट लेना ये स्ट्रक्चर, ठीक है, रट लेना ये स्ट्रक्चर, समथिंग लाइक दिस। नोट कर लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं, इतनी बातें, और फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें नोट कर लीजिए। आया है मेंस में? कौन सा आया है? ये आया है क्या? ये स्ट्रेंज, ये आया क्या मेंस में? अच्छा, 3 कोऑर्डिनेशन नंबर रेयर है, इसलिए जिंक +2 में रहता है। हाँ बोल सकते हो बेटा। थोड़ा सा भी जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, उसमें और अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग थ्योरीज के बाद आएगी, स्पेशली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें। अरे तो एनसीईआरटी में गिवन तो नहीं है शायद, क्या ये एनसीईआरटी में गिवन है क्या? एनसीईआरटी में गिवन है क्या ये? अगर एनसीईआरटी में दिया होगा तब ठीक है, फिर आ सकता है। एनसीईआरटी से बाहर से आया तो ठीक है, फिर अब क्या बोल सकते हैं। मैं देखता नहीं, मेंस का इतना सारा पेपर हुए रहता है। अच्छा, गिवन है ना एनसीईआरटी में, ठीक है, इसीलिए पूछा गया होगा, क्योंकि ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स तो मुश्किल है पूछना, ठीक है। तो देखो, अभी अपन बात कर रहे थे कि सर Fe का जो Fe2CO9 बना है वो कैसे बना है। तो अगर मैं आपसे बस ये पूछूं कि बताओ बताओ Fe2COX, और यहां पे ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो Fe का न्यूट्रल कार्बोनिल आपको बनाना है, तो अभी हमने Fe का क्या बनाया, देखो Fe का आया। तो एक तो हमने देखा कि यार Fe का न्यूट्रल कार्बोनिल कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ बन जाता है, तो इसको डाइमराइज करने की कोई टेंडेंसी नहीं। क्या हम ऐसा बोलेंगे कि Fe2CO10 बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों बनेगा? ये तो नॉर्मली खुश है, तो ये नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि मैं आपको बता दूं कि यार देखो एक Fe का डाइमर है, न्यूट्रल है, तो बताओ ये X क्या होगा, ये X क्या होगा? तो अब आप यहां दिमाग लगा लोगे, क्योंकि अगर ये X10 है, अगर ये X10 है, तब तो EAN 37 हो जाएगी। देखो देखो ध्यान से समझो, क्योंकि FeCO5 में ही EAN 36 है, समझ पा रहे? इसी में EAN ऑफ Fe 36 है। तो बाय हिट एंड ट्रायल और जस्ट बाय कॉमन सेंस आप ये दिमाग लगा लोगे कि भाई यहां X कुछ और नहीं 9 ही होगा, यहां X कुछ और नहीं 9 ही होगा। और इसके बाद बात आई स्ट्रक्चर की, तो अब स्ट्रक्चर तो थोड़ा याद रखना पड़ता है, फिर भी अगर आप पहला अटेम्प्ट मारोगे ना, तो आप ऐसा ही बनाओगे कि आप थोड़ा सिमेट्रिकल सा बनाने का सोचोगे, तो आप ऐसा ही बनाओगे Fe CO CO, आप इस तरह से बनाओगे, ठीक है। और अगर आप ये बना रहे हो तभी आप सही बना रहे हो। ध्यान रखिएगा
कि दिस इज योर Fe2COX. ओके, दिस इज योर Fe2COX. कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहाँ पे EN देखिए, सेटिस्फाइड है, डाइमर बनाया हमने ऐसा स्ट्रक्चर Fe is 26, 2 2 4 2 6, सॉरी Fe का लिंकेज छोड़ दिया था मैंने. सो दिस इज 26 and this is 32. Then this contributes 1 electron, 1 electron, 1 electron, 1 electron, so EN of 36. So this is all about EN. ठीक है, ये बन जाएगा. अब EN को इतना ही करते हैं. सभी बातें हो गई EN के बारे में. अब अगला लाइगेंड देखते हैं. स्पेशल लाइगेंड की श्रेणी में अब अगला लाइगेंड देखते हैं. एंड अवर नेक्स्ट लाइगेंड इज C2H4. अब इसके थ्रू भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा. चलिए आइए अगला लिखें, C2H4 एज अ लाइगेंड. अब आप सीक्वेंस देखना चीजों का, आपको मजा आ जाएगा. हर चीज को ऐसे बढ़िया से फिट करा है ना मैंने अपने नोट्स में, आपको मजा आ जाएगा देखने. सीक्वेंस देखना. तो अभी पढ़ रहे हैं C2H4 एज अ लाइगेंड. तो C2H4 में क्या खास है सर? सबको पता है, ये तो सर पाई डोनर है. मतलब पाई डोनर मतलब अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डोनेट करता है, और साथ ही साथ ये अपने पाई स्टार में एक्सेप्ट करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये तो आपने पहले भी बताया. हाँ, पहले भी हमने पढ़ा है इसके बारे में. अब आपको मैं एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स के बारे में बताना चाह रहा हूं, दैट इज जी सॉल्ट. ये एग्जांपल शायद मैंने पहले भी आपको दिया था, जी सॉल्ट. ओके, लेट्स डिस्कस बिट अबाउट जी सॉल्ट. So G salt is actually a platinum chloroethene complex like this. This is platinum Cl3 eta 2 C2H4. This is the complex, and obviously platinum stays in +2 oxidation state, giving it a -1 charge, and this is potassium. So this is the complex G salt. अब यहां पर एक बात को समझना, ये कुछ इस तरह से होता है, ये प्लेटिनम +2, यहां आया क्लोराइड, फिर एक क्लोराइड. ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है. सर स्क्वायर प्लेनर है कैसे पता? वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद पता चलेगा. अभी मान लीजिए ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. ये आपका प्लेन नजर आ रहा है, ये आपका प्लेन नजर आ रहा है. ध्यान से सुनिएगा, ये प्लेन है आपका स्क्वायर प्लेन, ये आपका स्क्वायर प्लेन. एंड देन यू हैव C2H4 डोनेटिंग द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ओके, डोनेटिंग द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. देन दिस C2H4 कुछ इस तरह से होता है. C2H4 कुछ इस तरह से होता है. ये यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है. यहां पर दो मेजर ऑब्जर्वेशंस आपको मैं बताना चाहता हूं इसके बारे में. स्पेसिफिकली इसके बारे में दो चीजें अपन बताना चाहेंगे. पहले आप इसको पहले बना लीजिए, इसका डायग्राम इस तरह से. आपका ये कॉम्प्लेक्स है. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस इज, फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट नोट इट डाउन, दैट PtCl3 unit and C2H4 are perpendicular to each other. ये परपेंडिकुलर होते हैं इस कॉम्प्लेक्स. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. लाइक ये ऐसा प्लेन में, ये यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऐसे, ये यहां से C2H4 है ऐसे आगे से, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स में कुछ इस तरह की काम होती है. एंड नेक्स्ट इज C2H4 नॉर्मली क्या होता है? प्लेनर होता है. बट जब ये ऐसे लाइगेंड की तरह काम करता है ना, सो C2H4 इज नॉट प्लेनर.
इज नॉट प्लेनर। ये बहुत अजीब सी बात लगती है सुन के कि C2H4 प्लेनर नहीं। अरे ये क्या बात हो गई सर, C2H4 प्लेनर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो लिखेंगे इस बात को कि कैसे प्लेनर नहीं है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखो ऑल हाइड्रोजन एटम्स, ऐड करिएगा, ऑल हाइड्रोजन एटम्स आर इन सेम प्लेन। हाइड्रोजन एटम्स सेम प्लेन पे, बट not in the plane of carbon, but not in the plane of carbon, not in the plane of carbon। रीजन आपको समझाते हैं और अभी ऑब्जर्व भी कराते हैं, पहले लिख लीजिए, but not in the plane of carbon। So this is something special about C2H4 when it acts as a ligand। तो प्लेन में नहीं होता ये सब, एक प्लेन में से ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है जो स्क्वायर प्लेनर आपका प्लेन है, और वापस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वापस इलेक्ट्रॉन ले रहा है अपनी एंटी बॉन्डिंग में। तो ये हाइड्रोजन है ना, ये जब पीछे की तरफ भाग जाता है, ये जब पीछे की तरफ भाग जाता है, द रीजन बीइंग, क्यों पीछे की तरफ भाग रहा है हाइड्रोजन, क्यों सेम प्लेन में बट कार्बन वाली प्लेन में नहीं? ऐसा कुछ सोचो, ऐसा नॉर्मली ऐसा होता है, एच एच डबल बॉन्ड कार्बन, एच एंड एच। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इधर प्लेटिनम से ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके पास, कहां? इसके पाई स्टार में, ध्यान से सुनना, इसके पाई स्टार में प्लेटिनम से ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है प्लेटिनम से। और जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है CH की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है CH की, ये रिपल्सन फेस करती है, ये इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन फेस करती है, और इस वजह से ये पीछे की तरफ भाग जाती है, या बोल सकते हो आउट ऑफ प्लेन भाग जाती है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो ऐसी बातें आपके लिए थोड़ी नॉर्मल होगी, जैसे आउट ऑफ प्लेन चला जाना, ये सब आपके लिए नॉर्मल होंगी बातें। बट अगर आप अभी फ्रेशर हैं, थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, यार ये कैसे होगा। बट ऑर्गेनिक में बहुत बार हमने ऐसा कुछ कराया हुआ है, तो आप समझिए कि क्यों जा रहा है। तो हाइड्रोजन गोज आउट ऑफ प्लेन, हाइड्रोजन गोज आउट ऑफ प्लेन in order to minimize the repulsion between, किसके बीच के रिपल्सन में? रिपल्सन between d pi स्टार इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि ये बॉन्ड बन रहा है, देखो ये डी पाई और पाई स्टार के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों का है, और ये वाला क्लाउड, ये क्लाउड क्या है? सिग्मा CH बॉन्ड, इसके एंड सिग्मा CH बॉन्ड। तो ये वाला क्लाउड सिग्मा CH वाला और ये वाले क्लाउड के बीच में रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, ओके, ये H दूर भाग जाता है। बिल्कुल भरत भाई, SiP नहीं, SiR वगैरह जो हमने पढ़ा है उसमें सब यही हुआ करता था, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से हो रहा है। ये हुआ एक ऑब्जर्वेशन। एक और ऑब्जर्वेशन बताता हूं, ये लिख लो। तो C2H4 में ऐसा होता है। 3D में इमेजिन आप थोड़ा कर लीजिए कि ऐसे कार्बन कार्बन आगे खड़े हुए और H कुछ इस तरह से हो गए। थोड़ा अगर आपको 3D में बनाने की कोशिश करूं तो समझो आप ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आगे एक हाइड्रोजन पीछे, कुछ ऐसा भाग गया है। समझ पा रहे 3D में? थोड़ा सोचने की कोशिश करो 3D में, ऐसे कुछ ऐसा हो गया, ये H ऐसा आगे, ये ऐसा पीछे। तो ये हाइड्रोजन एटम्स जो है ये सेम प्लेन में, देखो ये यहां पर एक प्लेन आप बनाओगे, ये चारों हाइड्रोजन इस प्लेन में आ जाएंगे, बट ये कार्बन के साथ प्लेन में नहीं।
अपनी जो नॉर्मल प्लेनर स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा टिल्ट काइंड ऑफ कर दिए, उसको थोड़ा सा काइंड ऑफ टिल्ट कर दिए. So this is what happens in case of C2H4 when acting as a ligand. Now next thing is, दूसरी चीज क्या है, देखिए अभी यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर करी गई. पहला तो ये हो गया, ठीक है, पहला आप ये समझ गए, ये प्लेन चेंज कर लिया. दूसरा ऑब्जर्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, बॉन्ड लेंथ मेजर करी गई. जी सॉल्ट को ही मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये चीज की डिस्कवरी जी सॉल्ट से ही हुई थी. जी सॉल्ट से ही ये इफेक्ट का शुरुआत हुआ था. ध्यान से सुनना ये इफेक्ट. इसकी बॉन्ड लेंथ मेजर करी गई तो उम्मीद क्या किया जा रहा है कि यार ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड क्या होंगे, सेम लेंथ के होंगे. उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड सेम लेंथ के होंगे. ठीक है, तो सेम लेंथ के होंगे तो एक्स 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 होगा. बट मजेदार बात यह है कि ये x है तो ये y है और ये x है, ये x है तो ये y है और ये x है. और हद तो तब हो गई जब y x से ग्रेटर है. ये ऑब्जर्वेशन लिखो भाई पहले, फिर मजेदार तरीके से इसको समझते हैं. इस ऑब्जर्वेशन को लिखो. बॉन्ड लेंथ है वही PT वही Cl, बट बॉन्ड लेंथ में फर्क दिख रहा है. बॉन्ड लेंथ में फर्क दिख रहा है. ठीक है, इसका आंसर समझते हैं. अब इसका भी ना ऑफिशियल कुछ रीजन नहीं है, एक इफेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. पहले मैं आपको उस इफेक्ट को लिखाता हूं, फिर मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि क्यों, मुझे क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, तो पहले इसका रीजन लिखते हैं. बॉन्ड लेंथ आपने लिखा, तो यहां से आई एक इफेक्ट दैट इज ट्रांस इफेक्ट. ये देखो, इसी के अंदर एक नया टॉपिक आ गया, ट्रांस इफेक्ट. तो ट्रांस इफेक्ट एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिसको मैं आपको इसके अंदर C2H4 एज ए लाइगेंड के अंदर ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं. ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है. सो राइट डाउन समथिंग अबाउट इट. सो पहले मैं पैराग्राफ लिख रहा हूं, आप इसको थोड़ा लिखेंगे अपने अपने से. इट डिस्क्राइब्स द influence of ligands on the stability of coordination compounds. Stability of coordination compounds. It refers to ability of a ligand located trans to other ligand to influence the reactivity of a complex. ये पढ़ के तो अभी कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, बट लिखो पहले फिर समझते हैं. पहले लिखो फिर समझते हैं.
usually seen in square planar and sometimes octahedral complexes. Usually seen in square planar and sometimes octahedral complexes. अब next line, if a ligand which, ऐसा लिखो, if ligand at transposition has greater electron accepting tendency then it increases the opposite bond length. अपोजिट मतलब जो उसके ट्रांस में लगा हुआ है उसका, अपोजिट मतलब जो उसके ट्रांस में लगा हुआ है उसका बॉन्ड लेंथ, उसकी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देता है। पहले इतनी बात लिखो, ट्रांस इफेक्ट क्या है। ये बिल्कुल इसको मजाक में मत लेना, टॉपिक को मेंस वेंस में बिल्कुल आ सकता है इससे सवाल, ठीक है। एक बार शायद नीट वीट के पेपर में आ गया था 2016 बोला मैं शायद, हाँ 2016 के नीट वीट के पेपर में आ गया था इस पे क्वेश्चन। तो मेन सेंस में बिल्कुल आ सकता है, मजाक नहीं है। ये टॉपिक को ऐसे नहीं सोचना कि अरे यार हो गया लेस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं सोचना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर मानो आपके पास M है और यहां पर ऐसा लगा हुआ है L1 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 और यहां लगा हुआ है L, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा लगा हुआ है। तो अगर इस लाइगेंड के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, अभी क्या बोला जा रहा है, रूल क्या बोल रहा है, अच्छा लिख लो। ओके, रूल क्या बोल रहा है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी अगर इसके पास ज्यादा है, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो अपोजिट वाले की बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अजीब सी बात है, बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता इसमें। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अपन इसको भी थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे, यार क्या हो रहा होगा, ऐसे सोचने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे टपोरियों की तरह सिर्फ रूल लिख के नहीं जाएंगे। हमको नहीं पता कि जो हम रीजन बता रहे हैं वो एग्जैक्टली सही है कि नहीं, ऑफिशियली सही है कि नहीं, बट एक सेटिस्फाइंग सा एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेगा आपको इसका, और यूनिक होगा, ध्यान से देखना। अभी देखो ये वाली जो लाइन है सर अभी भी नहीं समझ आई, क्या बोल रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ लाइगेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ability of a ligand located trans to another ligand to influence the reactivity of a complex, this is still ambiguous। सर ये पैराग्राफ अभी भी नहीं समझ आया, ठीक है, बिल्कुल नहीं समझ आएगा अभी भी ये पैराग्राफ, अगले 10 मिनट के बाद बताना कि समझ आया कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा नहीं तो नहीं समझ आएगी बातें, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है,
थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अभी बस इतनी बात दिमाग में घुसी कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो ये वाले की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से यहां पर क्या हो रहा होगा, जो जी सॉल्ट था, जो जी सॉल्ट था ये ऐसा था, पीटी क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, और यहां पे आपके पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है कुछ इस तरह से। ये बॉन्ड तो स्क्वायर प्लेनर है, ये बॉन्ड ऐसा स्क्वायर प्लेनर है, बट C2H4 इस तरह से, C2H4 इस तरह से उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें जा रही है, उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। ये मत समझना कि ये जो बॉन्ड है ये आगे से जा रहा है, नहीं, C2H4 यहां बैठा हुआ है, समझ पा रहे बात, C2H4 यहां बैठा हुआ है, देखो ऐसे, बहुत ध्यान से, C2H4 ऐसे, तो इसकी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसी, क्योंकि पाई बॉन्ड तो ऐसे ही बनता है ना। अब आपको उसका भी लॉजिक समझ आ रहा होगा कि C2H4 ऐसे परपेंडिकुलर क्यों बैठा हुआ है। अगर नहीं समझ आएगा तो बोलना, तुरंत बोलना। देखो C2H4 का इमेजिन करो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये आगे बैठा हुआ, इसकी जो पाई बॉन्ड बनी है ये p ऑर्बिटल, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये कुछ इस तरह से, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहीं से जा रहा होगा ऐसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे ही जा रहा होगा, लेकिन C2H4 इस प्लेन के ऊपर खड़ा हुआ है, यहां C2H4 है, पाई ऑर्बिटल्स यहां से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये है तो ऐसा, ये है तो ऐसा, ठीक है, तो ये है तो ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा ही है, एंड C2H4 ऐसा है, एंड देन आपके पास ये H एटम्स कुछ इस तरह से, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट हो रही। अभी बात क्या है, ये है बिल्कुल सेम एक्सिस में ना, ये मत सोचना कि ये नहीं, तो फिर तो स्क्वायर प्लेनर ही नहीं हुआ, फिर तो स्क्वायर प्लेनर ही नहीं हुआ। ये C2H4 ऊपर बैठा हुआ, उसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी परपेंडिकुलर होती है, तो वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रही, ये है सेम एक्सिस में, ये दोनों हैं सेम एक्सिस, स्क्वायर प्लेनर है, एक्सिस सेम है, एक्सिस सेम है, एक्सिस सेम है, ठीक, इतनी बात है, ये एक्सिस सेम। अब देखो, जब एक्सिस सेम है तो क्या बोला जा रहा है, अब बताओ आप, ये क्लोराइड है, क्लोराइड के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होती है बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी इसकी बहुत कम होती है, क्लोराइड हैज वेरी लो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, एंड देयरफॉर वी क्लासिफाई क्लोराइड अंडर अ क्लासिकल लाइगेंड, एक तरह का क्लासिकल लाइगेंड होता है बेटा, कौन कौन, क्लोराइड। अब आपके मन में आ सकता है कि सर क्लोराइड के पास क्या है, क्या आया आपके मन में, बताऊं मैं, आपके मन में आया कि सर क्लोराइड के पास तो वेकेंट डी, सर क्लोराइड के पास तो वेकेंट डी, तो सर वेकेंट डी में ले सकता है, लेकिन नहीं पाया गया है, लेता गया, हमने नहीं देखा, उसकी बॉन्ड ऑर्डर बहुत ज्यादा, उसके पास नॉन क्लासिकल टेंडेंसी नहीं है, फिर रीजन ये बोल दिया जाता है कि इसके पास एक फॉर्मल माइनस चार्ज, क्योंकि इसके पास एक नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाता है, क्लोराइड के पास नेगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाता है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है, बहुत इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाता है, इसलिए क्लोराइड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, हमें क्लासिकल लाइगेंड की तरह क्लासिफाई करते हैं, सो वी क्लासिफाई क्लोराइड एज अ क्लासिकल लाइगेंड, क्लासिकल ये लाइगेंड है, ठीक है, क्योंकि अपने माइनस चार्ज होती है, ऐसा ऐसा बहुत सारे लोन पेयर्स इसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन जब वापस जा रहा होता है तो उतना ज्यादा इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो वो एक्सेप्टेंस की लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाता है, इस वजह से हम क्लोराइड को क्लासिफाई करते हैं एज अ क्लासिकल लाइगेंड। तो अब आप देखो, अभी बस रूल पढ़ो, अब रूल क्यों है उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी रूल पढ़ो, तो ये वाला जो लाइगेंड है इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है, एक्सेप्टिंग टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है, तो जब भी एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ट्रांस वाले की ज्यादा होगी, ट्रांस वाले की ज्यादा होगी, तो ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ट्रांस इफेक्ट से ये समझ तो आ गया कि अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, लेकिन ये y रहेगा, और ये y ग्रेटर देन x होगा,
ये नॉर्मली हम रूल से ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज अ पाई स्टार एक्सेप्टर, सो दिस इज हैविंग अ हायर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। इस तरह से अभी पहले लिखिए, पहले इतनी बात लिखिए, पहले इतनी बात लिखिए। ऐसा हुआ। अब देखो मेरा क्या सोच है इसके पीछे, यार ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। सो अगेन लुक, आपको तो बस ये रूल याद रखना है, आपका ये रूल से बढ़िया काम चल जाएगा, ठीक है, आपका इस रूल से बढ़िया काम चल जाएगा। आपको बस ये रूल को ही याद रखना है कि हाँ ऐसा रूल है और हम इस रूल के साथ जा रहे हैं। सोचो, लेकिन ना ये मेरे को लगता है इसके पीछे जो लॉजिक होगा ये कहीं ना कहीं एक्सिस के पीछे होगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में देखने को मिल रहा है। ध्यान से सुनना और मेरे को जरूर बताना अभी कि यार ये लॉजिक आपको ठीक ठाक दिमाग में घुसा या नहीं घुसा, जरूर बताइएगा। देखो मेरा ये मानना है कि अगर कोई चीज सेम एक्सिस पे है, सेम एक्सिस पे, जैसे ट्रांस है तो सेम एक्सिस पे है, तो अगर यहां कोई मेटल एटम है तो ये मानो इसके पास ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहां पर लाइगेंड है। अब ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका जो एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल है वो ऐसा होगा, और यहां पर जो लाइगेंड है इसके पास भी एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल ऐसा होगा, क्योंकि ये सेम एक्सिस पे नजर आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, सेम एक्सिस पे नजर आ रहे हैं। अब एग्जैक्टली कौन सा ऑर्बिटल है क्या है वो सब नहीं करना है यार, वो कौन सोच पाएगा, वो थोड़ी ना भी सोचना है। हमको अभी कोई रिसर्च नहीं कर रहे हम इस टॉपिक पे, हम बस एक तरीका समझ रहे हैं। हाँ रिसर्च करने बोलोगे तो हफ्ते 10 दिन में आपको पेपर तैयार करके दे दूंगा, थ्योरेटिकल पेपर, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है। अभी ध्यान सुनो, सेम एक्सिस पे तो ऐसा, सेम एक्सिस पे तो ऐसा। तो अब मेरे को ये लगता है, देखो मेरे को ये लगता है कि जो हम बोलते हैं ना कि क्लासिकल लाइगेंड, नॉन क्लासिकल लाइगेंड, मेरे को लगता है हर 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 लाइगेंड के पास, हर लाइगेंड के पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, मेरा ये मानना है, तभी मुझे ये समझ आएगा। हर इलेक्ट्रॉन, हर लाइगेंड के पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, हर ऑब्जेक्ट, हर दो मासेस के बीच में ग्रेविटी है, लेकिन ऑब्जर्वेबल नहीं है। ऑब्जर्वेबल तभी है जब वो एक लिमिट को क्रॉस करे, जब वो हैवी मास बन जाए, जब वो हैवी मास बन जाए तभी वो ऑब्जर्वेबल है। अच्छा, तो शायद ऐसा ही होता होगा कि क्लोराइड जो है, क्योंकि ऑर्बिटल तो उसके पास भी है, वेकेंट डी है, किसी के पास सिग्मा स्टार है तो ना, ऑर्बिटल तो है, ठीक है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो हम बोलते हैं कि यार इसका जो इलेक्ट्रॉन वापस लेने की टेंडेंसी है वो इतनी नहीं है कि उससे कोई फर्क पड़े। ऐसा समझ आता है, ये उतनी नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़े। ठीक है सर, ठीक है, बात तो ठीक लग रही है, अभी तक ठीक लग रही, उतनी नहीं। तो मानो अगर यहां कोई लाइगेंड है और यहां कोई लाइगेंड है, और ये दोनों ही ऐसे लाइगेंड है जो कि ये दोनों ही ऐसे लाइगेंड है जो सेम है, जैसे यहां क्लोराइड है यहां भी क्लोराइड है, तो ये वापस इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, वापस इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, हाँ है, लेकिन उतनी नहीं है कि नॉन क्लासिकल बोलने लगो, वो नहीं बोलना है, नॉन क्लासिकल नहीं, लेकिन है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये सेम एक्सिस में है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम एक्सिस में होने की वजह से दोनों तरफ जा सकती है, और अभी किसी के पास कोई ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी है नहीं, तो ठीक है, अच्छी बात, ऐसा ही रहेगा। लेकिन मान लो अगर ये लल्लू बैठा हुआ है यहां क्लोराइड, यहां लल्लू क्लोराइड बैठा हुआ है, और मैं अगर यहां पर एक C2H4 ले आऊं, तो क्या आप समझ पा रहे हो कि इसका पाई स्टार थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो तो यार समझो मेरी बात, जो पहले हल्का इधर क्लाउड था, हल्का इधर भी जा रहा होता था,
अब सिंस यहां पे खींचने वाला ज्यादा है, यहां पर खींचने वाला ज्यादा है, तो ये क्लाउड को तो ये खींचेगा ही, इस क्लाउड को तो खींचेगा ही, साथ ही साथ ये वाली क्लाउड को भी, ये वाली क्लाउड को भी थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, ऐसे ऐसे, ये सोचो ऐसे। तो अगर ये इस क्लाउड को खींचेगा, अगर ये इस क्लाउड को खींचेगा तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या समझ आ रहा है? अगर इस क्लाउड को खींचेगा तो क्या इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती हुई नहीं लगेगी? इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ती हुई नहीं लगेगी? क्या बात समझ में आई क्या? थोड़ी बहुत कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी किताब में, ना कोई टीचर देगा ये एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बताओ क्या समझ आया? बस इसी तरह से समझना। अभी अभी ये रीजन जो है ना, अभी और पक्का हो जाएगा। एक दो एविडेंसेस और देता हूं, एक दो एविडेंसेस और देता हूं तो आपको और पक्का हो जाएगा कि हाँ यार बात तो सही है। ओके, एक दो एविडेंसेस और देता हूं, इतना लिखो पहले, इसको अपनी भाषा में लिख लो, ऐसा डायग्राम बना लो। देख के बहुत गंदा सा दिख रहा है, बट एकदम बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं, इसको ध्यान से लिख लो कॉपी में। एक दो एविडेंसेस और देता हूं, थोड़ा 10 मिनट और ले लेते हैं अभी क्लास, ये बीच में छोड़ने लायक टॉपिक नहीं। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो प्रियांशु, ये भी ऐसे भी सोच सकते हो कि एक तरह का वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, -m ग्रुप की तरह काम कर रहा है। हाँ, ये थोड़ा अपनी तरफ ज्यादा खींचने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ये देखा ही नहीं गया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं देखा गया क्योंकि ऑर्बिटल फिर पैरेलल नहीं रहे होंगे। टेट्राहेड्रल में कहां सेम एक्सिस होता है? दो बॉन्ड्स का सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहां होता है? टेट्राहेड्रल में नहीं होता है ना। देखो समझो मेरी बात, टेट्राहेड्रल में एक ऐसा, एक ऐसा, एक आगे की तरफ, एक अंदर की तरफ, किसी भी बॉन्ड का सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो है ही नहीं, इसी वजह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं देखा गया। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम ऑक्टाहेड्रल में देखा गया, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में भी आप पाओगे कि यार ये बॉन्ड सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, सेम सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। यस, ओके ओके। देन देखो एक और एविडेंस आपको मस्त वाली देता हूं, लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लेटिनम का अमोनियकल कॉम्प्लेक्स है, NH3 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 एंड NH3, ये प्लेटिनम का अमोनियकल कॉम्प्लेक्स है। और इसमें जब क्लोराइड डाला जाता है, क्लोराइड डाले, ऐड किए क्लोराइड, ओके, जब क्लोराइड ऐड किए तो क्लोराइड अमोनिया को रिप्लेस करा रहे हैं अपन, ठीक है। वी आर क्रिएटिंग सच अ कंडीशन where ammonia is being displaced by chloride. Now what are those conditions? We are not concerned about it. Just replace this ammonia with chloride. Okay, we are not discussing the actual reaction conditions out here. We are just replacing that ammonia from chloride by adding chloride. So you can replace any of the ammonias over there because each of them are similar kind of. So just remove any ammonia and just make it like this, chloride कर। बट मजे की बात ये है कि अब जब मैं दूसरा अमोनिया डालता हूं, अभी जब मैं दूसरा क्लोराइड आयन डालता हूं, अब मेरे पास ऑप्शन है, अब मेरे पास ऑप्शन, अमोनिया हटेगा, ठीक है, बिल्कुल, माइनस अमोनिया प्लस क्लोराइड। तो ये वाली अमोनिया हटाऊं, देखो ये वाली और ये वाली अमोनिया तो सेम है, सिस है, इसका सिस है, क्लोराइड का सिस है ये अमोनिया, ठीक। तो कि ये वाली अमोनिया हटाऊं,
तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये वाली अमोनिया हटके ये वाला इसका ट्रांस आइसोमर बन जाता है। और आपको पता है कि सिस और ट्रांस दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल पॉसिबिलिटी होती है। तो ये बन गया, ये बन गया, ये फॉर्मेशन हुआ। तो इससे ना थोड़ी सी बात और समझ में आई, इससे जो है थोड़ी सी बात और समझ में आई कि यार ठीक है। तो ऐसा हुआ ना, तो देखो अब आप देखो तो भाई अमोनिया हो जाए या फिर Cl हो जाए, ये दोनों ही क्या है, दोनों है तो नॉन क्लासिकल, दोनों है तो नॉन क्लासिकल। बट ये कहां इलेक्ट्रॉन लेगा, सोचो आप। अगर इलेक्ट्रॉन लेता, अगर क्लासिकल के दर्जे में आता तो इलेक्ट्रॉन ये कहां लेता, वैकेंट डी। ठीक है, लेता नहीं है उस लेवल पे। और ये कहां लेगा, सिग्मा स्टार। दोनों की टेंडेंसी कम है बिकॉज क्लोराइड में नेगेटिव है, ये सिग्मा स्टार, दोनों की टेंडेंसी कम है। बट भाई क्या आपको समझ आ रहा है कि थोड़ी सी टेंडेंसी ज्यादा किसकी है, थोड़ी सी ज्यादा किसकी है, सिग्मा स्टार तो सबसे इंपॉसिबल सा केस होता है, समझ पा रहे हैं, ये तो सबसे इंपॉसिबल सा केस होता है। थोड़ी सी टेंडेंसी यहां ज्यादा होगी। तो अगर ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी को खींच लेगा। तो अगर मैं x और यहां y लिखूं तो क्या आपको समझ आ रहा है कि y का लेंथ ज्यादा आएगा, y का लेंथ ज्यादा आएगा। और अगर y का लेंथ ज्यादा आएगा तो ये बॉन्ड कमजोर होगी इस बॉन्ड से। सो दिस बॉन्ड Y वाला जो बॉन्ड है वो वीकर है, और वो वीकर होने की वजह से इट इज रिप्लेस्ड फर्स्ट, वो पहले हट रहा है। क्या बात समझ आ गई? समझ आ गई बात? तो अब यहां पे क्या बोल देते हैं लोग इसको कहते हैं कि क्लोराइड का ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर ज्यादा है। समझे समझे समझे? अब जो आपको ऐसे ही अल्लू झल्लू मास्टर आके पढ़ाएंगे वो क्या करेंगे, वो किताब से लाइन पढ़ लेते हैं या फिर कहीं नोट्स वोट्स में कि ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर ज्यादा है, और फिर एक सीरीज लिखवा देते हैं आके ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर। अबे अब उसका मतलब समझ देख, पूरा पूरा कनेक्ट हुआ होगा। ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर, समझ रहे हो बात? कि कोई रिएजेंट लाओगे, कोई एक्स्ट्रा रिएजेंट लाओगे तो क्लोराइड की ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर अमोनिया से ज्यादा है। तो ऐसे बोलते ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर का मतलब यही है कि वो अपने ट्रांस वाले की बॉन्ड लेंथ को, ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर मतलब अपने ट्रांस वाले की बॉन्ड लेंथ को थोड़ा बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। कहीं ना कहीं ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, ये तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज एक्चुअली नहीं पता कि ऐसा हो क्यों रहा है। हमने तो अपने तरफ से बताया जो कि अच्छा लगता है सुन के, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड करता है। तो अब आपको ये लाइन समझ आई होगी थोड़ी बहुत। पहली वाली लाइन कहां गई, कहां गई भाई पहली लाइन? ये देखो, अब देखो, अब पढ़ो। इट डिस्क्राइब्स द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइगेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो ठीक है। इट रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ अ लाइगेंड लोकेटेड ट्रांस टू अदर लाइगेंड टू इन्फ्लुएंस द रिएक्टिविटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है ये ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट इसको इफेक्ट कर रहा है। ये वाले एग्जाम्पल को जरूर से लिखिए, इस एग्जाम्पल को जरूर से लिखिए। और अब अगर मैं आपको इसी में एक और एड ऑन दूं, अगर मैं प्लैटिनम का क्लोरो कॉम्प्लेक्स ले लूं, अगर मैं प्लैटिनम का क्लोरो कॉम्प्लेक्स ले लूं और उस क्लोरो कॉम्प्लेक्स में अगर मैं अमोनिया डालूं, तब क्या होगा? देखो देखो तब क्या होगा?
अभी यहां पे ट्रांस बन गया, ये जो बना यहां पर ट्रांस आइसोमर बना। तो क्या मजेदार कॉन्सेप्ट है यार। देखो ट्रांस ट्रांस बनाना है जब आपको PtCl2 NH3 ट्वाइस का जब ट्रांस बनाना है तब अमोनियाकल कॉम्प्लेक्स में क्लोराइड डालो, ठीक है, तब अमोनियाकल कॉम्प्लेक्स में क्लोराइड डालो। लेकिन अगर सिस बनाना है तो क्लोरो कॉम्प्लेक्स में, वाओ, देखो अगर सिस बनाना है तो क्लोरो कॉम्प्लेक्स में अमोनिया डालो। समझ आ रही है? क्लोरो कॉम्प्लेक्स में अमोनिया डालो। पहली अमोनिया डालोगे ठीक है, तो वो तो कहीं भी लग जाएगा, वो तो कहीं भी लग जाएगा। तो ये चलो यहां लगा देते हैं, तो ये तो कहीं भी लग जाएगा। लेकिन अब और अमोनिया मैंने डाला, अब मैंने और अमोनिया डाला, तब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर ज्यादा है, तो ये बॉन्ड तो मजबूत हो गया। तो अभी ये Y है और ये X है, क्योंकि हमें इसको तोड़ना है। ये Y है और ये X है, तो क्या बात समझ में आ रही है कि एक्सेप्टिंग नेचर ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। तो अभी Y का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, तो बॉन्ड लेंथ कम हो गया है, X का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो अब आप ये वाले Cl को हटाएंगे और आप इस बार सिस वाला आइसोमर बनाएंगे, आप इस बार सिस वाला आइसोमर बनाएंगे। यस, सिस फॉर्म। तो ऐसे सिस फॉर्म बनता है। क्या बात समझ में आ गई? ओके जी हाँ, तो ये था आपका ट्रांस इफेक्ट। एक ऑर्डर भी है, सस्ता सा लिख लो, एक ऑर्डर भी है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है याद करना, बट एक बार रफली आपको पता रहे तो ठीक है। पहले इसको लिखो, फिर एक ऑर्डर लिख देता हूं मैं, एक ऑर्डर भी है उसको लिख लो, ठीक है। सो लेट मी राइट डाउन द ऑर्डर हियर। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ऐसा है, Cn माइनस CO NO। बहुत ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है बेटा, ये भी है ना, बहुत ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है ये, इट इज नॉट ऑफिशियल, ऑफिशियली कहीं ये अवेलेबल नहीं होता, बट एक रफ ऑर्डर है जो कि ठीक है, हर जगह इसी तरह का रहता है, ये लगभग सेम है। ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर। तो ट्रांस डायरेक्टिंग नेचर का क्या मतलब है बेटा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर, वही बात हुई ना एक तरह से। फिर आइए ये वेकेंट डी वाले PR3, फिर आर्सेनिक R3, देन यू हैव सल्फर डबल बॉन्ड कार्बन मिथाइल मिथाइल, सॉरी NH2 यहाँ पर सल्फर का ये पाई दिख रहा है, पाई स्टार, शायद उसमें आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन। देन ये C6H5 माइनस पाई स्टार में आ रहा होगा, NO2 माइनस, I माइनस, SCN माइनस। कोई लॉजिक बहुत नहीं बता सकते, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर से समझ सकते हो। फिर ये आ जाएगा पाइरिडिन वगैरह, पाइरिडिन, देन RNH2, देन अमोनिया रफली आसपास है, जहां मैं कॉमा लगा रहा हूं इसका मतलब वो रफली आसपास है, देन F माइनस, देन OH माइनस, एंड देन H2। ओके, सो दिस द ऑर्डर of trans directing nature, and this order is not official. So if they ask you, they will ask like this कि CO दे दिया है, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखना है आपको, ये लोगों को तो याद रखना ही, साथ ही साथ आपको ये थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आप आयोडाइड बेटर एक्सेप्टर है क्लोराइड ब्रोमाइड से, फिर ये सब नाइट्रोजीनियस डोनर है, फ्लोराइड अमोनिया से नीचे आ रहा है, OH माइनस और वाटर इसके नीचे आ रहा है। तो देखो आयोडाइड एक बेटर एक्सेप्टर है क्योंकि I माइनस, तो वही माइनस चार्ज एक बड़े बड़े एटम में डिफ्यूज हो गया है, तो क्या पता कि वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी थी वो थोड़ी बढ़ जाएगी,
क्योंकि अब माइनस उतना रेपल नहीं करेगा, माइनस उतना रेपल नहीं करेगा क्योंकि बड़े एटम में डिफ्यूज हो गया। ठीक है, कुछ ऐसे सोच सकते हो। Okay, so this is all about trans effect, and in the next lecture we will start Werner's theory. We will start Werner's theory. एक लाइगेंड और डिस्कस करूंगा मैं थोड़ा सा, NO एज अ लाइगेंड मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, दैट इज टुमारो। एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट Werner's theory and VBT followed by CFT। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी बातें, मजा आया होगा। ठीक है, रिवाइज करते रहिए बस। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप ढंग से नोट्स भी पढ़ते हैं, तो उतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी जितनी ऑर्गेनिक और फिजिकल में पड़ेगी। ओके ओके, इसमें नोट्स में ही सब क्वेश्चंस हैं, ऐसे समझ लो। ओके बाय। बिल्कुल, कल और मजा आएगा, कल और टॉपिक्स। अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है चैप्टर का, अगर ढंग से देखा जाए तो अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है चैप्टर का। देखो टर्म्स ही तो पढ़ रहे हैं अभी तक, थोड़े थोड़े टर्म्स ही तो पढ़ रहे हैं अभी तक, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ही चलता जा रहा है। ठीक है, बाय, गुड नाइट।